नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र सामल। आप देख रहे हैं मेरे चैनल HSC स्टडी गुरु। आज हम लोग के टॉपिक लिए हैं जो है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हार्ड हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में आज ये सेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह रहता है जहाँ पर जाने आने का एक्सेस बहुत कम रहता है, या फिर बहुत जगह कम रहता है, अंधेरा रहता है, या फिर उसमें बहुत सारा अनवांटेड हाजर्ड्स रहता है। सच एज हाजर्ड क्या है कि उसमें इल्यूमिनेशन का हाजर्ड रहता है, यानी कि अंधेरा रहता है। टॉक्सिक गैस का हाजर्ड रहता है, जहरीली गैस का। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस जितना भी रहता है, इलेक्ट्रिकल हाजर्ड, जैसे कि शॉक लगना या फिर स्पार्किंग होना, तो इलेक्ट्रिकल का हाजर्ड रहता है। स्लिप एंड ट्रिप का भी हाजर्ड रहता है। अंधेरे के चलते हम लोग को रास्ता दिखाई नहीं देने के चलते पैर हाथ फिसल सकता है, आदमी गिर सकता है। उसके बाद टॉक्सिक या फ्लेमेबल गैस, यानी कि आग लगने का खतरा उसमें रहता है। तो बहुत सारा खतरा उसमें रहता है। तो वो जो जगह पर ये खतरा सब रहता है उसको बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस एरिया। कन्फाइंड स्पेस और एक चीज़ के भी पता चलेगा आपको। कन्फाइंड स्पेस कहते हैं कि जहाँ पर जाने आने का रास्ता बहुत कम रहता है, जहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी रेस्क्यू करना थोड़ा कम रहता है, जहाँ पर हाई टॉक्सिक व हाई फ्लेमेबल मटेरियल रहता है, वहाँ पर भी उसको जगह पर कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया अपना कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस कितना तरह का होता है, आइए चलते हैं, जानते हैं कुछ कॉमन कन्फाइंड स्पेस के बारे में। तो सबसे पहले आता है स्केल पिट व वेज ब्रिज। उसके बाद आ जाता है अपना शेडर। उसके बाद आ जाता है अपना बैलर व लॉगर। उसके बाद आता है ऑयल एंड वाटर टैंक। उसके बाद टैंक। उसके बाद साइलो बंकर, बॉयलर, चैम्बर्स, स्वेयर्स, ETP वाटर कलेक्शन टैंक, फॉर्नेस, HAVC डॉक्ट, साइक्लोन डस्ट कैचर, एक्सकावेशन मोर देन 1.8 मीटर इन डेप्थ। इतना सारा जगह को हम लोग कन्फाइंड स्पेस या कॉमन कन्फाइंड स्पेस भी बोल सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वह हाउ टू आइडेंटिफाई कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले देखना है कि लिमिटेड ओपनिंग एरिया, यानी कितना नैरो जगह है। वो जो ज़्यादा नैरो रहेगा तो वो कन्फाइंड स्पेस में आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पर ज़्यादातर अंधेरा पे काम करा जाता है, ज़्यादातर नॉट डिजाइन, यानी कि स्पेसिफिक कुछ ड्राइंग नहीं रहता है जिसके अंदर में हम लोग काम करना रहता है, तो वो जगह को भी हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोला जाएगा। एक ऐसी कन्फाइंड स्पेस भी रहता है जहाँ पर कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो कौन सी जगह पर है? जो छोटा ड्रेनेज या फिर ट्रेंच रहता है, जहाँ पर कुछ फिजिकल हाजर्ड लगने का खतरा नहीं रहता है, कुछ ऑक्यूपेशनल हाजर्ड लगने का खतरा नहीं रहता है, जहाँ पर डेथ का भी कुछ असर नहीं दिखता है, वो एरिया को भी हम लोग कन्फाइंड स्पेस का बिना परमिट वाला कन्फाइंड स्पेस बोल सकते हैं। यहाँ पर बिना परमिट लेके वो जगह पर हम लोग काम कर सकते हैं। यानी छोटा मोटा बिलो 1 मीटर एरिया में हम लोग, जहाँ पर चारों तरफ कंक्रीट का फ्लोर रहता है, जहाँ पर आदमी ऊपर से नीचे जाकर उधर में काम कर सकता है, और वहाँ पर हाजर्ड सब्सटेंसेस कुछ नहीं रहता, जैसे कि एक्सप्लोजन का, टॉक्सिक का, स्नेक कैचर का, इलेक्ट्रिकल का, बायोलॉजिकल हाजर्ड कुछ नहीं रहता। वो जगह पर बिना परमिट में भी हम लोग वो कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं, तो उसको बोला जाता है नॉन परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कौन सी जगह पर कन्फाइंड स्पेस का परमिट रिक्वायर्ड होता है। तो कन्फाइंड स्पेस का परमिट ज़्यादातर चार जगह पर हम लोग ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पर हाई फ्लेमेबल गैस रहता है या फिर ज्वलनशील पदार्थ, या फिर वहाँ पर इल्यूमिनेशन का प्रॉब्लम रहता है, जहाँ पर अंधेरा ज़्यादा रहता है, जहाँ पर टॉक्सिक गैस का खतरा रहता है, जहाँ पर मेटेरियल स्टैकिंग का खतरा रहता है। जिस एरिया में, जिस कन्फाइंड स्पेस एरिया में, वहाँ पर परमिट लेना रिक्वायर्ड हो जाता है, ताकि वहाँ पर बायोलॉजिकल एंड फिजिकल दोनों हाजर्ड उसमें मौजूद रहता है, साथ ही साथ में इलेक्ट्रिकल हाजर्ड भी रहता है।
तो वो जगह पर हम लोग को कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेना ज़रूरी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 4 पॉइंट में मेंशन किया। साइड में काम करते समय हम लोग कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कन्फाइंड स्पेस का काम हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग साइंस बोर्ड का उपयोग करते हैं, जो 2 तरह का रहता है, एक डेंजर का और एक कॉशन का। कन्फाइंड स्पेस डू नॉट एंट्री का एक बोर्ड भी लगाया जाता है। कन्फाइंड स्पेस ट्रेन पर्सनल ओनली, यानी कि जो कन्फाइंड स्पेस जहाँ पर काम हो रहा है अदर वर्कर को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वहाँ पर डेंजर का टेप लगा सकते हैं या फिर पोस्टर लगा सकते हैं। दूसरा, जहाँ पर कन्फाइंड स्पेस है ट्रेन पर्सनल ओनली, यानी कि जहाँ पर पूरा एरिया में कन्फाइंड स्पेस का काम हो रहा है, वहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि ट्रेंड पर्सन वहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं, वो जगह पर भी हम लोग को इंश्योर करना है। तो साइंस बोर्ड का हो जाए। कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो उससे पहले हम लोग को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उसमें मैं 2 ही पॉइंट मेंशन किया हूँ। मैं अदर पॉइंट में भी बता देता हूँ। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले आपको एक कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पर कन्फाइंड स्पेस में काम होना है वो वर्कर को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन यानी कन्फाइंड स्पेस के बारे में उनको ट्रेनिंग आवर सेक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद वर्कमैन का हेल्थ कंडीशन, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, ये सब चेक करने के बाद जाकर आदमी को वहाँ पर डिप्लॉय करना चाहिए। कोई भी बंदा कन्फाइंड स्पेस में घुसने से पहले एक कन्फाइंड स्पेस का अटेंडेंस शीट रहता है, उसमें आप आपका नाम, गेट पास का नंबर और आपका सिग्नेचर, वो दोनों को और साथ ही साथ में टाइम डालकर वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जाकर आप लोग कन्फाइंड स्पेस में काम कर सकते हैं। याद रखिए, अगर कोई भी बंदा कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है तो मैक्सिमम 15 मिनट से आधा घंटा तक वो अंदर में काम कर सकता है। अगर उसमें कोई भी फ्लेमेबल, टॉक्सिक या फिर बायोलॉजिकल हाजर्ड नहीं रहता है, तो अगर वहाँ पर हाजर्ड रहता है तो उसका प्रिकॉशन के हिसाब से आपका टाइम ड्यूरेशन चेंज होता रहता है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब। हाजार्ड ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हाजार्ड हो सकता है। सबसे पहले आता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एटमॉस्फेयर का, यानी कि ऑक्सीजन का दबाव कम होने के चलते हाजार्ड हो सकता है, यानी कि इनहेलेशन या फिर बेहोश या फिर वोमिटिंग वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा आ जाता है हम लोग का ऑक्सीजन इनहेंस एटमॉस्फेयर, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो सकता है, ऑक्सीजन कम हो सकता है। दोनों परिस्थिति में आदमी जो वर्कर रहते हैं उनके लिए हेल्थ का हाजार्ड हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग का फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर। फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर क्या है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर में ऐसा गैस रहता है जो आग लगने का खतरा हो सकता है, जहाँ पर एक्सप्लोजन भी हो सकता है, इसलिए फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर रहता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। टॉक्सिक एटमॉस्फेयर बोले तो कन्फाइंड स्पेस में ऐसा कुछ जहरीली गैस रहता है जो हम लोग का सांसों के अंदर में, श्वास में आते ही हम लोग इनहेलेशन यानी कि बेहोश या फिर वोमिटिंग या फिर हम लोग का ब्रेन हैमरेज जैसे हाजार्ड हो सकता है। इसके लिए टॉक्सिक एटमॉस्फेयर के हिसाब में कन्फाइंड स्पेस में काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक टेम्परेचर एक्सट्रीम, यानी कि ज़्यादा गर्मी के वजह से, जैसे कि कुछ छत के ऊपर 15-20 मीटर के ऊपर में कोई टैंक के अंदर में हम लोग अगर काम करना रहता है तो वो जगह पर ज़्यादा धूप लगने के कारण वो स्टील क्या आता है, तप जाता है, तो ज़्यादा हीट एक्सट्रीम हो सकता है। उसके बाद आते हैं नॉइज, सिल्क, वेट सरफेस, फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इतना सारा एक कन्फाइंड स्पेस में हाजार्ड रहता है। नॉइज़ का, जैसे कि कुछ हैमरिंग करना है कन्फाइंड स्पेस में तो ज़्यादा इको का आवाज़ आता है, तो कान का पर्दा के ऊपर में दबाव आता है। सिल्क, वेट सरफेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में नमी के चलते स्लिप एंड वेट सरफेस, भीगा हुआ ज़मीन रहता है या फिर स्लॉजेस वगैरह रहता है, वहाँ पर स्लिप एंड ट्रिप का हाजार्ड हो सकता है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कन्फाइंड स्पेस में बहुत सारा पुराना चीज़ जो है फॉल हो सकता है, आदमी के ऊपर गिर सकता है, तो वो तरह का हाजार्ड इसमें रहता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर टेस्टिंग, यानी कि क्या टेस्टिंग करना चाहिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर में। कन्फाइंड स्पेस के अंदर में काम शुरू करने से पहले हम लोग का जो टेस्ट किट रहता है, जैसे कि ऑक्सीजन टेस्ट किट, CO2 गैस टेस्ट किट, फ्लेमेबल गैस टेस्ट किट एंड टॉक्सिक गैस टेस्ट किट, ये सब टेस्ट किट जो रहता है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास
इनबिल्ट रहता है, या एक सेफ्टी डिपार्टमेंट या फिर इंजीनियर लाके उसको चेक करता है। चेक करने के बाद जाके हम लोग को उसमें एंट्री करके काम करना रहता है। जैसे कि ऑक्सीजन का लेवल कितना रहना चाहिए एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर में। ऑक्सीजन का लेवल 19.5% से लेकर 23.5% तक एक ऑक्सीजन लेवल रहना चाहिए। अगर उससे कम रहता है तो उसमें काम करना खतरा है, अगर उससे ज़्यादा रहता है तो भी उसमें काम करना रहना खतरा है। उसके बाद आ जाता है हम लोग का फ्लेमेबल गैसेस। फ्लेमेबल का कितना परसेंटेज रहना चाहिए। कोई भी कन्फाइंड स्पेस में काम शुरू करने से पहले वहाँ पर फ्लेमेबल गैस का भी टेस्ट करना ज़रूरी होता है। फ्लेमेबल गैस का जो परसेंटेज रहता है वो 5% के बिलो रहने से हम लोग उसमें काम कर सकते हैं, और 0% से ऊपर बिलो 0% में भी हम लोग का वहाँ पर हाजर तो नहीं रहता, लेकिन बिलो 5% हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है टॉक्सिक वेपर का। कॉमन टॉक्सिक वेपर जो है वहाँ पर कुछ हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ए फ्यू इनहेल्स ऑफ दिस डेंजरस गैस कॉल्ड किल यू। यानी कि ये जितना भी जहरीली गैस है, अगर वो श्वासों में हम लोग ले सकते हैं, श्वास में ले सकते हैं, तो उसमें जहर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अभी। ऑथोराइज इंटरनल, यानी कि जो कन्फाइंड स्पेस में जो बंदा घुसता है, ऑथोराइज पर्सन, उसको क्या क्या चेक करना रहता है। तो जो काम करते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर, चाहे वो वर्कमैन हो चाहे वो सुपरवाइजर हो, उनको ये बेसिक चीज़ थोड़ा जानकारी रहना चाहिए। सबसे पहले कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर में क्या क्या हाजर हो सकता है, और वो हाजर का सिम्टम या सिग्नल क्या है कि उसमें आइडेंटिफाई कर सकता है। जो जो हाजर है, सपोज फ्लेमेबल का हाजर है तो उसका सिम्टम क्या रहना चाहिए, कि आपको स्मेल कैसा आना चाहिए, उस सिम्टम पता होना चाहिए उसको, और उसका हाजर्ड प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए। दूसरा है, जो हाजर्ड हम लोग को आइडेंटिफाई करते हैं उसके हिसाब से हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेके काम करना चाहिए। और जो कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन रहना चाहिए, इन और आउट का। ये दोनों का रजिस्टर हमेशा मेंटेन करते ही हम लोग को काम करना चाहिए। इनकेस कन्फाइंड स्पेस के अंदर में कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो कैसे दूसरे को इन्फॉर्म करें, यानी कि कम्युनिकेशन रहने के लिए एक सिग्नल, कम्युनिकेशन सिग्नल या फिर वॉकी टॉकी वगैरह, इसको सब देखना पड़ेगा। व्हेन अभी कुछ इंसिडेंट हो गया तो इमरजेंसी एक्सक्यूज कैसे करें, इमरजेंसी रेस्क्यू कैसे करें, इमरजेंसी एग्जिट कैसे बाहर निकालें हम लोग, तो वो आइडेंटिफाई करके हम लोग को रखना है। तो ये था आ गया अपना ऑथोराइज इंटरनल, जो अंदर घुसने वाले बंदे के लिए। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग अटेंडेंस। जो एक कन्फाइंड स्पेस का जो सुपरवाइजर रहता है वो बेसिकली एक कन्फाइंड स्पेस अटेंडर रहता है। अटेंडर्स का काम क्या रहता है, कभी भी कोई जगह पर कन्फाइंड स्पेस का काम शुरू होता है तो अटेंडर्स सबका डिटेल्स एक रजिस्टर में मेंशन करता है। जैसे कि उसका नाम क्या है, डेजिनेशन क्या है, वो कौन सा काम कर रहा है, कितना देर से अंदर से गया है, उसका जाने का टाइमिंग, उसका आउट का टाइमिंग, ये सारा चीज़ एक रजिस्टर में लिखा हुआ रहना चाहिए। और वो अटेंडेंट का काम है कि सब कुछ सही तरीके से काम हो। दूसरा है, एक अटेंडर्स कभी भी कन्फाइंड स्पेस की जगह पर दूसरी काम के लिए उसको डिप्लॉय नहीं किया जाता है। जो भी अटेंडर रहता है वो कन्फाइंड स्पेस के मुख्य द्वार, यानी कि जहाँ पर आदमी घुसते हैं और जहाँ से आदमी बाहर आते हैं, उसी जगह पर वो बैठ के रहता है। तीसरा है, कन्फाइंड स्पेस को सारा कम्युनिकेशन का नॉलेज उसके पास रहना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस में किस तरीके से नॉइज आता है, कौन सा इमरजेंसी है, उसको सिग्नल कैसे देना चाहिए, तो वो सारा चीज़ जानकारी रहना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के अंदर में कोई भी बंदा काम करता है तो बाहर में एक सिग्नल देने के लिए घंटी धागे के साथ जो बांध के रखते हैं कि हर 5 मिनट, हर 10 मिनट के बाद कोई भी वर्कर जो अंदर में काम करते हैं वो घंटी बजा के सिग्नल दे सकता है कि हम लोग यहाँ पर सेफ तरीके से काम कर रहे हैं करके। एक कन्फाइंड स्पेस के पास एक रजिस्टर रहता है, वो रजिस्टर छोड़ के दूसरे किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं देके वो खुद से वो जिम्मेदारी निभाना चाहिए। एक कन्फाइंडर का अटेंडर का एक प्रथम नियम है।
उसके बाद आ जाता है हम लोग एंट्री सुपरवाइजर। एक एंट्री सुपरवाइजर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है? एंट्री सुपरवाइजर मोस्ट इशू कन्फाइंड स्पेस परमिट, यानी कन्फाइंड स्पेस का परमिट इशू करना एक सुपरवाइजर का काम है। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस का जो परमिट रहता है उसमें क्या क्या हाजर्ड हो सकता है वो हाजर्ड को भी मेंशन करना रहता है परमिट में। वेरीफाई दैट ऑल टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड, जितना भी टेस्ट रहता है जैसे टॉक्सिक का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, फ्लेमेबल का हो गया, जो वो जितना टेस्ट किट रहता है वो सारा टेस्ट रिपोर्ट वो उसमें मेंशन होना चाहिए। वेरीफाई दैट ऑल प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट्स आर इन प्लेस बिफोर सिंगिंग ए परमिट, यानी कि कन्फाइंड स्पेस परमिट देने से पहले जितना भी पावर टूल्स हो गया या फिर जितना भी इक्विपमेंट्स हो गया वो सारा लॉकिंग अरेंजमेंट है, सारा बंद कंडीशन में है, एनर्जी फ्री है, तो उसमें वो परमिट देके अंदर में काम कर सकता है। एंट्री सुपरवाइजर मोस्ट टर्मिनेट एंट्री इज नेसेसरी कैंसल परमिट। एंट्री सुपरवाइजर को ये अधिकार दिया गया है कि वो कभी भी कन्फाइंड स्पेस का परमिट कैंसिल कर सकता है, यानी कि इनकेस वहाँ पर काम खत्म हो गया तो वो परमिट कैंसिल कर सकता है। इशू कन्फाइंड स्पेस परमिट, कन्फाइंड स्पेस का परमिट भी इशू करना रहता है। नो हाजर्ड रहना चाहता है। वेरीफाई द टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड ओके फेस बिफोर सिंगिंग नेसेसरी कैंसिल परमिट। ओके, अभी जानते हैं हम लोग परमिट एंट्री सिस्टम, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में कैसे परमिट लिया जा सकता है। रिटन परमिट, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में एक रिटन परमिट का रिक्वायर्ड रहता है जो सुपरवाइजर प्लस लाइन मैनेजर जो अपना एरिया मैनेजर रहते हैं वो परमिट इशू करते हैं कि यहाँ पर कन्फाइंड स्पेस का काम हो सकता है। वो परमिट लेना सुपरवाइजर का काम रहता है। सुपरवाइजर वेरीफाई करेगा, प्री एंट्री प्रिकॉशन लेगा कि क्या क्या काम हो सकता है, उसमें क्या करने से सेफ आदमी हो सकता है। उसके बाद आता है पोस्टेड एट एंट्री टू कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में कुछ काम को कुछ देर के लिए पोस्टपोन करने के लिए भी जिम्मेदारी सुपरवाइजर निभा सकता है, यानी सुपरवाइजर वो परमिट को भी एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद स्पेसिफिक अपॉइंट हाजर टू करेक्टिव एक्शन टेकन टू प्रियर टू एंट्री, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में कोई भी एक हाजर्ड हो उसमें क्या क्या एक्शन लेना चाहिए वो सुपरवाइजर डिसाइड कर सकता है कि कैसे उसको रेस्क्यू किया जाए, कैसे उसको एग्जिट किया जाए। उसके बाद आते हैं रिक्वेस्ट टर्मिनेशन ऑफ परमिट व्हेन आस्क्ड टू कंप्लीट और व्हेन न्यू कंडीशन इज एग्जिस्ट। कन्फाइंड स्पेस में कहाँ पर एंट्री करना चाहिए, कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, वो लेवल मार्क सुपरवाइजर को कराना चाहिए, इसका वो जिम्मेदारी लेना चाहिए। एक कन्फाइंड स्पेस का परमिट में कितना तरह का चेक पॉइंट रहता है, जैसे कि एंट्री परमिट रिक्रूटमेंट, यानी कि एक परमिट में क्या क्या रहता है। कन्फाइंड स्पेस का परमिट में डाटा लोकेशन एंड नेम ऑफ कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कौन सी लोकेशन में आप लोग काम कर रहे हो उसका जानकारी उसमें रहता है। दूसरा है प्रपोज ऑफ एंट्री एंड नो ऑफ हाजर्ड, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में आपको क्या काम करना रहता है, वो काम में क्या क्या खतरा हो सकता है वो परमिट में मेंशन रहता है। तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ एंट्री परमिट, यानी कि कितना देर तक आप अंदर में काम करेंगे उसका टाइम टेबल आपको उसमें लिखना पड़ता है। चौथा है ऑथोराइज एंट्री एंड अटेंडेंट सुपरवाइजर, यानी कितना बंदे वहाँ पर काम कर रहे हैं, ऑथोराइज पर्सन है कि नहीं है वो सुपरवाइजर उसमें देखेगा। पांचवा है एयर टेस्टिंग रिजल्ट सिग्नेचर टेस्टर, यानी कि जो उसमें एयर प्रेशर ऑक्सीजन हो गया, टॉक्सिक गैस हो गया या फिर फ्लेमेबल गैसेस हो गया, जो टेस्ट करता है उसका टेस्ट रिपोर्ट के साथ साथ जो टेस्ट किया है उसका सिग्नेचर भी परमिट में रहता है। उसके बाद आ गया प्रोटेक्टिव मेजर ऑफ टू बी टेकन, जैसे कि वेंटिलेशन, आइसोलेशन, फ्लशिंग, लॉकआउट, टैगआउट एंड फॉगिंग। ये जितना भी प्रोटेक्टिव मेजर टेकन है, जैसे कि वेंटिलेशन वो सुपरवाइजर और सेफ्टी डिपार्टमेंट देखने का उनका काम है कि वहाँ पर अगर ऑक्सीजन का मात्रा सही से है, हवा सही से जा रहा है आ रहा है तो उसमें वेंटिलेशन का देना चाहिए। आइसोलेशन, यानी कि कोई भी मशीन के कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई मशीन में काम करना है
तो वो आइसोलेशन उसमें होना चाहिए, जैसे कि उसमें कोई भी पावर कनेक्शन नहीं रहना चाहिए, ये भी इंश्योर करना उनका काम है। लॉकआउट टॉगआउट यानी कि कोई भी एक मोटर को बंद कर से कन्फाइंड स्पेस यानी टैंक के अंदर में, जैसे कि लिक्विड हो गया, वाटर हो गया या फिर एसिड हो गया, कोई भी कन्फाइंड स्पेस का टैंक के अंदर में क्लीनिंग करने के लिए या फिर कुछ काम इंस्ट्रूमेंट काम करने के लिए, तो हम लोग पहले वो उसको लॉग आउट टैगट करना पड़ता है। लॉग आउट टैगट क्या है कि उसमें सारा एनर्जी, सारा जितना भी मटेरियल है वो सब बाहर होना चाहिए और वो लॉक होना चाहिए, ताकि उसका बाहर वाला कोई बंदा उसको ऑपरेट ना करे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेम एंड फ़ोन नंबर ऑफ रिसोर्स रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विस। उसके बाद हम लोग नेम के बाद जो इमरजेंसी प्रिकॉशन के लिए जो इमरजेंसी रेस्क्यू टीम रहता है उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वो परमिट में रहना चाहिए। तापर कम्युनिकेशन प्रोसीड्योर, कम्युनिकेशन यानी कि आप किसको जाके कम्युनिकेशन करेंगे, रिलेटेड वर्क, रिलेटेड हाजर, रिलेटेड सेफ्टिफिकेशन, रिलेटेड इमरजेंसी, उसका भी वहाँ पर नाम मेंशन रहना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्पेशल इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर। स्पेशल इक्विपमेंट में अपना क्या हो गया, जैसे कि ज़्यादा फ्लेमेबल गैस रहता है, ज़्यादा टॉक्सिक गैस रहता है, ऑक्सीजन का दबाव कम रहता है, वो सब इमरजेंसी का बात हो गया। तो उसके भी लिए स्कावासन, स्कावा जो रहता है, ऑक्सीपैक, स्कावा, ये सब जो है स्पेशल इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर है जो हम लोग काम करने के दौरान हम लोग को उपयोग में रहना चाहिए। जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दूसरा है अलार्म प्रोसीजर, रिसोर्स इक्विपमेंट एंड रेपरेटर्स। रेपरेटर्स बोले तो स्कावा एंड ऑक्सीपैक हो गया। रिसोर्स इक्विपमेंट यानी कि इमरजेंसी किट या फिर कौन कौन थी। अभी आपको कन्फाइंड स्पेस का विस्तार से एक बार मैं विवरणी कर लेता हूँ। कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक लिमिटेड जगह मिलता है जाना और आने के लिए, वो एरिया को कन्फाइंड स्पेस बोला जाता है। दूसरा एंगल से देखा जाएगा तो कन्फाइंड स्पेस जहाँ पर अनइवन हाजर्ड्स रहते हैं। अनइवन हाजर्ड्स यानी कि आपको जानकारी नहीं है उसके अंदर में क्या क्या हाजर्ड है, जैसे कि टॉक्सिक क्या हो गया, जहरीली गैस, हवा का दबाव और फ्लेमेबल गैस, ये जो रहता है जिस एरिया में रहता है उसको भी हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोला जाता है। कन्फाइंड स्पेस में हाजर्ड क्या रहता है कि वहाँ पर आदमी स्लिप एंड ट्रिप यानी कि गिर सकता है, आदमी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर सकता है, कहीं पर हम लोग स्लिप ट्रिप होके हम लोग माथा या फिर मुंह के बल गिर सकते हैं, वो हाजर्ड हो सकता है। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल हाजर्ड हो सकता है, शॉक लगने का खतरा भी उसमें रहता है। फिजिकली, बायोलॉजिकली, केमिकली आपको तीनों तरफ से कन्फाइंड स्पेस में हाजर्ड रहता है। उस पर सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस का नाम सुनते ही हम लोग का दिमाग में पहले आता है वहाँ पर आने जाने का एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस रहता है। तो वहाँ पर आने जाने के लिए हम लोग क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन के हाजर्ड के बारे में हम लोग जानकारी ले लिया। अभी सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस में हम लोग पहले भी मैं बताया था कि वो जहाँ पर अंधेरा रहता है उस एरिया को भी कन्फाइंड स्पेस बोला जाता है। जहाँ पर तीनों तरह का हाजर्ड रहता है उस एरिया को भी हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोला जाता है। अभी सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, कोई भी कन्फाइंड स्पेस काम शुरू करने से पहले हम लोग को सारा टॉक्सिक जितना भी गैसेस रहता है, जितना भी हवा पानी रहता है, वो सब टेस्ट करना रहता है। सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से हम लोग को कन्फाइंड स्पेस शुरू करने से पहले एक अटेंडर रहता है जो सारा आदमी को एंट्री करने से पहले उसका नेम, सिग्नेचर लिखवा के रखता है। दूसरा है कन्फाइंड स्पेस का पहला स्टेप है कि आपको वर्क परमिट लेना है। वर्क परमिट कौन देता है, आपका एरिया इंचार्ज प्लस आपका सुपरवाइजर प्लस आपका सेफ्टी डिपार्टमेंट, तीनों जब टेस्ट करेंगे सारा चीज़, उसके बाद जाकर हम लोग को कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट मिलता है। वर्क परमिट में हम लोग को 3 तरह का चीज़ देखने के लिए मिलता है। एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है जो परमिट देता है, किस एरिया में हमको काम करना है, क्या काम करना है, वो काम में क्या क्या खतरा हो सकता है, उसमें हम लोग क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये सारा चीज़ एक कन्फाइंड स्पेस का परमिट में लिखा रहता है। और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सुपरवाइजर प्लस क्लाइंट का जो इंजीनियर रहता है उनका, प्लस जो सेफ्टी डिपार्टमेंट रहता है उनका। ये तीनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो वर्क को सही तरीके से डन करे। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस शुरू करने से पहले हम लोग का कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन एक्स्ट्रा लेना चाहिए, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस की चारों तरफ हम लोग को वेरिकेशन टेप लगाना है। कन्फाइंड स्पेस जो एंट्री करते हैं उनको वेल मोटिवेट ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि आदमी को अवगत रहना चाहिए कि क्या क्या हाजर्ड हो सकता है, तो हम लोग को उसमें कैसे परफॉर्मेंस करना रहता है। उसके बाद आ जाता है हम लोग कन्फाइंड स्पेस का रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का।
एक सुपरवाइज़र जब आदमी को एंट्री कराता है तो वो एंट्री करते समय आपको ध्यान देना चाहिए, जो भी वर्कर वहाँ पर आदमी अंदर जा रहे हैं तो उनका हेल्थ कंडीशन अच्छा रहना चाहिए, कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, कोई लंग्स का प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। तो ये सब एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में आता है। उसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू किट का, जैसे कन्फाइन स्पेस शुरू करते हैं तो उसमें इमरजेंसी रेस्क्यू किट रहना चाहिए, एक स्कावा या फिर ऑक्सी पैक उधर में रहना चाहिए, एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर उसमें रहना चाहिए और एक फायर फाइटर का 1 से 2 बंदे उधर में रहना चाहिए, ताकि इमरजेंसी इन केस कुछ इमरजेंसी आता है तो उनको रेस्क्यू करने के लिए आदमी वहाँ पर प्रेजेंट रहे। तो ये था होल ऑफ कन्फाइंड स्पेस का टोटल डिटेल्स। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।